हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की पुरानी किताब की प्रश्नावली 2.4 और सत्र 2023-24 की किताब की प्रश्नावली 2.3 की प्रश्न संख्या 3 के चौथे भाग में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। यहाँ पर कई प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से चौथे भाग के प्रश्न के हल को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में x-1 को बहुपद px का गुणनखंड है, ये बताया गया है। हम इसी कथन का प्रयोग इस प्रश्न के हल को समझने में करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 के चौथे भाग में दिए गए बहुपद px का मान यहाँ पर लिखा गया है, जो कि kx² - 3x + k के रूप में लिखा है। यही आपकी किताब में है बहुपद px का मान। और चूंकि उस प्रश्न में ये लिखा गया है कि x-1 px का x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। इसके पश्चात हम यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड प्रमेय के बारे में आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए। यदि नहीं ज्ञात है तो हम यहाँ पर उसे हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया है और आपको समझाने का भी प्रयास किया है। देखिए, गुणनखंड प्रमेय में लिखा हुआ है कि यदि px घात n बड़ा है या बराबर है 1 वाला एक बहुपद हो, अर्थात px जो बहुपद है वह ऐसा बहुपद है जिसकी घात या तो n, जो कि घात को यहाँ पर n से व्यक्त किया गया है, वो ऐसी घात है जो 1 से बड़ी है या फिर 1 के बराबर है। इस तरह का बहुपद px यहाँ पर लिया गया है। और साथ में ये भी बताया गया कि a कोई वास्तविक संख्या है। तो ऐसी स्थिति में गुणनखंड प्रमेय दो बातें कहती है। पहली बात या पहला कथन जो इसमें दिया गया है वो ये है कि x - a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है, और ये तभी होता है जबकि pa बराबर 0 हो। अब pa क्या है ये आपको पता होना चाहिए। pa बहुपद px का x बराबर a पर मान है, और ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात यदि हम x बहुपद px में x बराबर a रख दें और उसे सरल करें तो जो हमें मान प्राप्त होगा वही pa के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, और वो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। कब 0 मिलेगा? जबकि x - a यहाँ पर पहले भाग में ये कहा गया कि x - a px का एक गुणनखंड होता है। ये तभी होगा जब बहुपद pa का x बराबर a पर मान अर्थात pa 0 के बराबर हो। और इसी
कथन का विलोम कथन है, विपरीत कथन है या उल्टा कथन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो दूसरा कथन है उसमें ये कहा गया है कि पी ए बराबर शून्य होता है यदि एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि पी ए आपको मिल रहा है कहीं पे पी, आप कह रहे हैं कि पी ए बराबर शून्य है, तो उस स्थिति में ये तभी संभव होगा जब x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। और इसका जो पहला भाग है उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें कि अगर x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है या होता है तो उस स्थिति में पी ए बराबर शून्य होता है। हम इसी कथन का प्रयोग इस प्रश्न में के हल को समझने में करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये हमको प्रश्न में ही दिया गया है। अब इसकी तुलना हम गुणनखंड प्रमेय के आधार पर x माइनस ए से करेंगे। x माइनस वन की तुलना x माइनस ए से करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है और a की जगह पर 1 आया है, तो इसलिए a 1 के बराबर है। तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय में जहाँ पर पी ए बराबर शून्य था तो हम वहाँ पर p1 बराबर शून्य लिखेंगे। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x माइनस ए लिखा गया है, फिर उसके नीचे x माइनस वन लिखा गया है। इसे दो तरह से समझा जा सकता है। मैंने दोनों ही तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। इसे मैंने दोनों ही तरह से समझाने का प्रयास यहाँ पे किया। देखिए x माइनस ए आप लिख लीजिए, उसी के नीचे x माइनस वन लिख लीजिए, फिर x और x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर माइनस है और a की जगह पे 1 आया है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a बराबर 1 है यहाँ पर। अगर आप इस तरह से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा तरीका अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वन बराबर शून्य। आप क्या, जो x माइनस वन ही तो गुणनखंड के रूप में था, उसे आप शून्य के बराबर लिख दें और इसके बाद चर x का मान प्राप्त कर लें। तो x का मान प्राप्त करने के लिए 1 को दाएं पक्ष में ले जाना होगा और जब उसे ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 + 1 हो जाएगा। 0 + 1 को आप 1 लिख सकते हैं, तो x बराबर 1 हमें मिल जाएगा। अब इसको बराबर a कर दीजिए, इस प्रकार हमें a बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं, मिल गया। यहाँ पर यही मेन पार्ट है क्वेश्चन का कि a कितने के बराबर है। इसे आप अगर समझ जाते हैं तो फिर प्रश्न के हल को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। फिर यहाँ पर बात आती है, जब वही वाली हमने ये जान लिया कि अब हम यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे या गुणनखंड प्रमेय में पी ए बराबर शून्य होता है और a की जगह पे यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि x माइनस ए जहाँ होता है वहाँ पर यहाँ पर आपके प्रश्न में लिखा हुआ है x माइनस वन। गुणनखंड प्रमेय में x माइनस ए लिखा हुआ, यहाँ पर आपके प्रश्न में x माइनस वन लिखा है और a की जगह 1 हो गया। तो इसलिए पी ए बराबर शून्य गुणनखंड प्रमेय में जहाँ पर था वहाँ पर आप p1 बराबर शून्य लिख देंगे। उसके आधार पर यहाँ पर p1 बराबर शून्य लिखेंगे। और इसके p1 क्या होता है ये भी समझने की बात है, कुछ बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं। तो p1 आया है px बहुपद से, तो आप देख रहे हैं p की जगह p है, x की जगह 1 हो गया, यानी x की जगह पर हम 1 लिख दें तो हमें p1 मिल जाएगा। लेकिन और साथ साथ ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको px बाएं पक्ष में px लिखा हुआ है, उसमें x बराबर 1 लिखेंगे तो p1 मिल जाएगा। लेकिन उसका मान ज्ञात करने के लिए दाएं पक्ष में भी हमें x की जगह पे 1 लिखना होगा। तो जहाँ जहाँ x आया है दाएं पक्ष में वहाँ वहाँ हमें 1 लिखना है और फिर सरल करना है। तो देखिए वही यहाँ पर किया गया है। p1 जो कि बाएं पक्ष में था वो तो बराबर 0 होना चाहिए, गुणनखंड प्रमेय कहती है। अब p1 का मान हम निकालते हैं बहुपद से, तो x की जगह पर 1 लिखेंगे तभी हमें प्राप्त होगा। तो x की जगह पर हम देखिए 1 लिखा है, k x² था तो x की जगह पर 1 लिखेंगे तो k 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस था तो माइनस आ गया, 3 था यहाँ पर तो 3 आ गया और x की जगह पे 1 लिख दिया तो 1 को लिख दिया। फिर प्लस k था तो प्लस k लिख दिया। अब बराबर 0, क्योंकि p1 का तो मान इधर लिख दिया और बराबर 0 तो रहेगा ही। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो अज्ञात राशि है वो k है और k का ही मान प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
तो हम क्या करेंगे, इसे और सरल करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता ही होगा, 1 इंटू 1, 1 को 2 बार लिखेंगे, बीच में गुणे का निशान लगाएंगे और सरल कर लेंगे। तो के 1 का स्क्वायर हो गया, और -3 और 1 की गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3, या 3 3 1 कम 3, और धन के बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको देखिए उसी चीज़ को अगले स्टेप में लिखा गया है। 1 स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया, और 3 ब्रैकेट में 1 था तो 3 गुणे 1 लिख दिया, और धन के बराबर 0। इसको और सरल किया गया अगले स्टेप में, अगले चरण में। देखिए के और ए की गुणा हुई तो के आ गया। आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो के से जब एक में गुणा करी तो हमें के ही मिला, फिर 3 से जब एक में यहाँ पे गुणा करी तो 3 ही मिला। ये हमें पता है पहले से। और यहाँ पर धन आ गया, फिर के की जगह पे के आ गया, फिर बराबर 0 आपने ये लिख दिया। फिर आप देखिए सजातीय पद इसमें कौन कौन से हैं, के और के, तो ये जुड़ जाएंगे, 2 के हो जाएगा। तो 2 के तो बाएं पक्ष में ही रखा हमने, और -3 जो कि ज्ञात राशियां हैं उनको हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं। तो 3 को दाहिने पक्ष में लाए तो चिन्ह उलट जाएगा, यानी धन का हो जाएगा। यहाँ ऋण 3 था तो यहाँ धन 3 हो गया। अब हमें के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि के को अकेला करते हैं। के को अकेला करने के लिए हमें यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हटाना होगा। अब 2 यहाँ पर 2 और के बीच गुणे का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणे का चिन्ह होता है। तो के को जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, तो क्रिया उलट जाएगी। 2 यहाँ पर गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में चला जाएगा। भाग में जाने का मतलब उसे हम बटे में लिखते हैं, हर के रूप में लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर को लिखा गया है, अतः के बराबर 3/2। और इस प्रकार हमें के का मान प्राप्त हो गया। और मैं समझता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।